हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में अब तक हम लोगों ने बेटा स्टडी कर लिया है कि हेलो एल्केन से हमने किस किस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे आपने बोला फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन, एल्कीन, एल्काइन, बहुत सारी आपने केमिकल प्रॉपर्टी आपने हेलो एल्केन की पढ़ी है। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल वे में कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन होती है। अगर वो एलिफैटिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन चेन से मतलब होगा, और अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो बेंजीन सिस्टम से मतलब होगा। अगर रिएक्टेंट साइड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो अगर आपके कार्बन चेन पर, और प्रोडक्ट साइड में वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है किसी भी रिएक्शन की वजह से, तो आपने बोला कि हाँ ये एक चेंज है जिसको हम प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का ये पर्टिकुलर ग्रुप मतलब रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस कर जाता है। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है? हेलो एल्केन। उस हेलो एल्केन की कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी और भी होती है इसकी, उसका नाम हम लिखने जा रहे हैं, आप समझिएगा इसको। इसका टर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक टॉपिक आपका आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप प्रॉपर वे में समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टर्म जो आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शन को समझाया भी है अभी इसके पहले की क्लासेस में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको लिखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बस आपको यही याद रखना है कि अब मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया था कि एक आता है और एक जाता है, क्योंकि ये आपको बोलना तो नहीं है लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है इसको। इससे कंफर्म होता है कि जो आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप पहले से लगा हुआ है और बाद में आपने देखा कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप कोई दूसरा लगा हुआ है, तो श्योर है कि कोई गया होगा और कोई आया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मीनिंग पहले हम आपको समझाएं, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बेटा, जरा एक रिएक्शन के बेसिस पर आप समझिएगा कि अगर यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। अगर कार्बन यहाँ पर 4 वैलेंसी के साथ है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप हमने लगाया ए है। इस फंक्शनल ग्रुप रखने वाले कार्बन की हमने एक रिएक्शन कराई जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप आपका बी आता है। बिल्कुल एबीसीडी की तरह आप इसको समझ लेंगे, तो जैसे एबीसीडी बहुत इजी होता है आपको ये भी इजी लगेगा। तो अगर पहले से कार्बन के साथ ए लगा हुआ है और उसके कांटेक्ट में बी आता है और अगले कंडीशन में हमने प्रोडक्ट जो बनाया उस प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो जहां ए लगा हुआ था अब उसकी जगह पे बी हो गया। तो ए कहाँ गया? ए बाहर आ गया लाइक। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर ए के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो बी आया वो पॉजिटिव होगा और ए पॉजिटिव के रूप में रिलीज हुआ। अगर ऐसा है कि ए आपका पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव कैसे हुआ? इसका मतलब सी आपका नेगेटिव है। सी आपका नेगेटिव कैसे हुआ? तो आपको एक बात और बताऊं कि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बोला कि सी ने क्या किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धीरे धीरे डाइवर्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, खींच रहा है वो। अब सी ने इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा तो इसका मतलब है कि कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ए के ऊपर क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन सी की तरफ जा रहा है।
तो ओवरऑल चलो आपको ये बताते हैं कि ए के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और बी जो आ रहा है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो कि ए पॉजिटिव रिप्लेस कर दिया गया, बी पॉजिटिव आके पोजीशन ले लेता है। इसी सेम रिएक्शन को हम एक बार और दिखाते हैं करके। अगर आप समझ गए तो हर रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी होगी बेटा। यही ए और बी का सीक्वेंस फिर से दिखाते हैं। ये देखिए ए आपका पहले से लगा है, फिर रिएक्शन सिस्टम में बी आता है और कार्बन की 4 वैलेंसी पर जहां पर ए लगा हुआ था वहां पर आप देखो ध्यान से बी आके लग गया और ये ए आपका फिर बाहर आया। हमने इस ए को नेगेटिव के रूप में बाहर कर दिया, तो श्योर हम बी को नेगेटिव बना के ले आ रहे हैं। इसका मतलब इस ए के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका कार्बन अब ए की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट कर रहा है। अगर आपका कार्बन ए की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं ए खुद उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, कह लो आप छीनता है। तो अगर ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो ए के ऊपर डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दोनों रिएक्शन को हम दिखाते हैं आपको, तो ये पता चल रहा है कि जब कोई पॉजिटिव आता है तो कोई पॉजिटिव जाता है, यहाँ जब कोई निगेटिव आता है तो कोई निगेटिव जाता है। लेकिन ओवरऑल दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक आता है एक जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच a particular atom or a particular group of the compound is replaced by another atom or particular group is known as substitution reaction। substitution reaction ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आपके सबस्ट्रेट, आपके कंपाउंड पर पहले से कोई एटम या पहले से कोई ग्रुप लगा होता है और कोई दूसरा एटम या ग्रुप आता है, उसको रिप्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन ले लेता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन को देख करके भी क्लियर हो रहा है कि भाई ए गया होगा तो बी आया होगा, इस केस में भी ए गया होगा तो बी आया होगा। अब आपका ये जो बी आ रहा है इसके ऊपर भी हम चार्ज दिखाते हैं कि ये आपका बी जो आया वो माइनस था, यहाँ पर बी प्लस है। अब देखो चार्ज के बेसिस पर हम क्या कहने जा रहे हैं, ये जो रिएक्शन होगी जिसमें पॉजिटिव आने से पॉजिटिव जा रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है बेटा। यहाँ नेगेटिव आने से नेगेटिव जा रहा है, तो ये भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, इसके बेसिस पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो नाम से एक्सप्लेन करते हैं। इसको अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी तरह इसको अब आपको पढ़ना होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपने बोला देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड अदर वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें कोई पॉजिटिव जाता है और पॉजिटिव आता है। जब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें कोई नेगेटिव जाता है और नेगेटिव आता है। तो अब इस दोनों के टर्म को देख लीजिए और तब आप अपनी मेन हेडिंग पे आइए कि इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें क्या डिफरेंस होता। तो दोनों में एक ही काम है, एक जाता है एक आता है, लेकिन कब इलेक्ट्रोफिलिक बोलोगे आप, कब न्यूक्लियोफिलिक बोलोगे। तो आपने बोला जब कोई पॉजिटिव आए और पॉजिटिव जाए तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, जब कोई नेगेटिव आए और नेगेटिव जाए तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। पॉजिटिव आने से पॉजिटिव जाता है इलेक्ट्रोफिलिक, नेगेटिव आने से नेगेटिव जाता है न्यूक्लियोफिलिक। बिकॉज यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ कि एक सिंबल आपको पढ़ना है और पहले से भी पढ़ते हो, ई पॉजिटिव होता है और एक सिंबल होता है बेटा आपका NU नेगेटिव। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना कंपलसरी है। ई पॉजिटिव को ही हम बोलते हैं क्या,
इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और Nu नेगेटिव को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्शन करेगा तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो आप देखो नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पॉजिटिव आने से अगर पॉजिटिव जाता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और नेगेटिव आने से अगर नेगेटिव जाता है तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चा, तो हम इसके अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों की स्टडी टर्म आता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, एक तरह से हमें इस रिएक्शन की स्टडी करनी है, नेगेटिव को बुलाना है और नेगेटिव को भेजना है। तो चलते हम आपको और बात बताने आगे के लिए। ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको शॉर्ट में अब आप दिमाग में रखिए क्या कहते हैं। ये देखिए S का मतलब हो जाता है बेटा सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसे शॉर्ट में हम कहते हैं SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन। अब क्या होता है SN रिएक्शन, यही होता है नीचे वाला SN रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन होती तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, S तो रहेगा सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कैपिटल E हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेलो एल्कीन के टॉपिक में हम कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैंने आपको बता दिया कि हमें पढ़ना है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, इसमें नेगेटिव आता है और नेगेटिव जाता है, तो हम पहले पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव जाता है, तो यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये रहा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप अच्छी तरह पहचान लो, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जाएगा, एक आएगा, एक जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमको डिटेल में पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है, हेलो एल्केन चल रहा है। तो हेलो एल्केन को हम किससे डिनोट करते हैं, हेलो एल्केन को किससे डिनोट करते हैं, हेलो एल्केन का रिप्रेजेंटेशन आप याद करो क्या होता है, RX होता है। R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पढ़ चुके हैं आप, CH3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। X की जगह क्या ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। मेथ से लेकर डेक तक कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, किसी भी हेलो ग्रुप को लगा सकते हैं, आपका कंपाउंड कहलाएगा हेलो एल्केन। इतना क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका एल्किल हैलाइड। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, या यहाँ पे भी बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बेटा, ये क्लोरीन की तरफ क्यों जाता है, ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके। यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो अगर इस कंडीशन में हम बोल दिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, तब आप बोलोगे दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्ड। एक एक बात समझ लीजिए फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे। शिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्ड शिफ्टेड किसकी तरफ, टुवर्ड्स Cl यानी क्लोरीन एटम। हेंस Cl एक्वायर क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात का ध्यान दीजिए। मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिया इसमें CH3Cl दिखाया, और CH3Cl में आपने क्या बताया कि ये बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होगा, Cl माइनस नहीं होगा, कार्बन प्लस नहीं होगा। तो ये बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है, तो क्या इसका रीजन ये है। En क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कर ये जो दिख रहा है यही होती है।
ये बॉन्डेड सिस्टम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है, तो किसका बॉन्ड जो किसका इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन ज़्यादा है, तो ये कह रहा है कि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी मैक्सिमम है और किसकी मिनिमम है। तो इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब दो लोगों में जो ताकत वाली बात आती है डेली लाइफ में, आप पढ़ते हो या बोलते हो कि हाँ किसकी ताकत ज्यादा होती है, किसकी ताकत कम है, तो उसकी बेसिस पर हम ये बताते हैं कि भाई हाँ कोई गेम हो रहा है, एक दूसरे को खींचातानी में लाना है, तो आप देखते हो कौन किसकी तरफ जाता है। कह रहे जिसकी कैपेसिटी या ताकत ज्यादा होती है वो कम ताकत वाले को अपनी ओर खींचता है। तो इस ताकत या कैपेसिटी को हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दे दे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और आपके नेबरिंग पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका जो 3 हाइड्रोजन एमिटर रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको पीछे लिखना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड डायरेक्ट Cl और कार्बन के बीच का होता है। तो अब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ गया तो ये देखिए ये पार्शियल नेगेटिव साइन हो गई और ये आपकी पार्शियल पॉजिटिव साइन होगी। तो इसमें जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसको कहते हैं ये आयनिक कैरेक्टर हो गया। ये कौन सा कैरेक्टर आया, आयनिक कैरेक्टर हो गया। क्यों आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि जब आयंस का फॉर्मेशन होने लगता है तो हम बोलते हैं इसमें कौन सा कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर है। तो अब आपके Cl ने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और यही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। क्या बताया मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ऑफ बॉन्डेड या इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड का होता है इज शिफ्टेड टुवर्ड्स Cl। क्यों Cl की तरफ शिफ्ट कर रहा है, हेंस Cl एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो क्यों Cl की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ब्रोमीन की तरफ जाएगा, यहाँ पर किसकी तरफ जाएगा, X की तरफ जाएगा। तो इन सबके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और आपके चेन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपके XClBr जो हैं हेलो ग्रुप, इनके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, और जो स्पीशीज नेगेटिव होता है आपको पता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जो बेटा आपका Cl नेगेटिव हो गया या Br नेगेटिव हो गया या I नेगेटिव हो गया या F नेगेटिव हो गया, तो इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, Nu नेगेटिव हो गया। क्या बोलते हैं, Nu नेगेटिव। Nu नेगेटिव मींस न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें पढ़ने जा रहे हैं, और उसे किस नाम से जानेंगे, एसन रिएक्शन से। तो एसन रिएक्शन जो आपकी होती है वो जनरली 2 नाम से जानी जाती है, एक SN1 के नाम से जानी जाएगी और एक SN2 के नाम से जानी। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हमको पहले आपको बताना होगा। तो इसके लिए हम पहले इसको साफ करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या ऑर्डर आप अच्छी तरह जान लो, पूरे टॉपिक में हमको इस पे डिस्कशन करना होगा। पार्शियल नेगेटिव क्या है, पार्शियल पॉजिटिव क्या है, आयनिक कैरेक्टर कब आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किसी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज और किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आता है, और जो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये आप पहले से भी जानते हो, 11th में पढ़े हो, पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो। तो इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये फटाफट बता दें। अब ये तो आपको पहले से भी पता चल चुका है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो आपने बोला एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी पर्टिकुलर एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर एटम या ग्रुप के थ्रू होता है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर रिप्लेसमेंट नेगेटिव ग्रुप के थ्रू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, और अगर वो पॉजिटिव के थ्रू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं।
तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें नेगेटिव आता है। जैसे ये लिखा ना, एक आता है एक जाता है, तो इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, कोई नेगेटिव आता है और नेगेटिव जाता है, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक कह देंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, एसएन रिएक्शन। और ये एसएन रिएक्शन बेटा आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। यहीं से हम पहले आपको समझा दें, तब आगे जा करके और स्टडी हम लोग डिटेल में करते हैं। एसएन रिएक्शन को पहला नाम दिया जाता है SN1 रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। और इधर क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन का नाम हो गया SN1 रिएक्शन और एक रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? SN2 रिएक्शन। ये मैं आपको पहले यहां से डिवीजन दिखा दूं। अब आप SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में पहले डिफरेंस क्लियर कर लो। दोनों एक ही टर्म में है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। अब SN1 और SN2 कैसे बोलते हैं इनको? S का मतलब मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन से है और N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक से मतलब होता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक नेगेटिव आता है और एक नेगेटिव जाता है, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक SN1 के नाम से जानी जाती है और एक SN2 के नाम से जानी जाती है। अभी मैं आपको इनके बारे में बता दूं कुछ बातें, तब आप इनका डिफरेंस क्लियर कर लेंगे। तो इसके बेसिस पर अब हम लोग इनकी डिटेल स्टडी करें। SN1 में बोला जाता है कि ये रिएक्शन जो होती है बेटा, वो हाईली ब्रांच्ड RX एल्किल हैलाइड में होती है। दूसरा, ये रिएक्शन आपकी पोलर मीडियम में होती है। तीसरी बात, ये रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक कहलाती है। आगे चलकर भी हम लोग केमिकल काइनेटिक पढ़ेंगे, ये पढ़ा बता देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। क्या होती है? टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो आपने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट SN1 रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन कैसे कंपाउंड में हो रही है? SN1 रिएक्शन आपकी होती है हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड में, दूसरा पोलर मीडियम में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है और टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट हम लोगों को पहले इसमें लिखना होगा। SN2 के केस में जहां आपका हाईली ब्रांच्ड वर्ड है, वहां पर क्या हो जाएगा? लेस ब्रांच्ड हो जाएगा एल्किल हैलाइड। दूसरा, पोलर मीडियम की जगह क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मीडियम हो जाएगा। तीसरा, फर्स्ट ऑर्डर की जगह यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होगा या रिएक्शन होगी। और नेक्स्ट, टू स्टेप मैकेनिज्म की जगह क्या हो जाएगा? वन स्टेप मैकेनिज्म। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ substitution reaction. There are two types of nucleophilic substitution reaction. One is SN1 reaction and other one is SN2 reaction. SN1 reaction की क्या क्वालिटी और SN2 reaction की क्या क्वालिटी होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। SN1 reaction क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड में होता है, पोलर मीडियम में होता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। जबकि SN2 रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसी पे डिस्कशन करेंगे और एक एक पॉइंट में आपको प्रॉपर समझाता हूँ। ओके, तो SN1 और SN2 जो आपने अभी जस्ट सामने रखा है बेटा, SN1 SN2 में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ये 1 क्या है और ये 2 क्या है। इस 1 और 2 को यहाँ पर नाम दिया है, फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं और सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। तो अभी हमने बोला कि केमिकल काइनेटिक टॉपिक तो हम लोग पढ़ेंगे ही अभी आगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो पहले SN1 SN2 के टर्म में 1 और 2 जो ऑर्डर है, इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप कराते हो तो उस केमिकल रिएक्शन को हम, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम किस पे मतलब या उसे किसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं।
तो आपको पहले से भी पता होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस भी होती है। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं आप? रिएक्टेंट। और जिस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अब जैसे रिएक्शन का जो रेट होता है जो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तो वो रिएक्शन कितने रिएक्टेंट को यूज कर रही है। अगर रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट को ले रही है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन अगर दो रिएक्टेंट को दे रहा है तो उसे सेकेंड ऑर्डर, रिएक्शन अगर तीन रिएक्टेंट को ले रहा है तो उसे थर्ड ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्ड आता है ये हम आगे भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली समझ लीजिए नंबर ऑफ reactants involved in determining the rate of reaction. Number of reactants involved in determining the rate of reaction. बिल्कुल सिंपल सी बात एक लाइन में समझ लीजिए। केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज होता है। जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा प्रोडक्ट में वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो का हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तीन का हो रहा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। किसी का नहीं हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आप SN1 SN2 रिएक्शन करा रहे हो तो इसमें ये बोला जाएगा कि हाँ भाई SN1 SN2 रिएक्शन कराने में हमारे पास जो सब्सटेंस है उसमें एक न्यूक्लियोफाइल है जो नेगेटिव है। अब दूसरा कोई आएगा न्यूक्लियोफाइल होगा वो नेगेटिव है, तो एक जाएगा एक आएगा, तो कम से कम दो लोग तो रिएक्शन में रहेंगे। एक के फंक्शनल ग्रुप को आपको हटाना है और दूसरे के फंक्शनल ग्रुप को आपको लगाना है, तो एटलीस्ट दो लोग तो होंगे। तो दो लोग हो रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं। हमने कहा कि दो रिएक्शन का टर्म है। एक सिंपल रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने किसको लगाया? कार्बन के साथ X को। इस पे हमने किसको दिखा दिया? Y को। अब हमने कार्बन के साथ किसको लगा दिया? Y को। अब Y नेगेटिव आ रहा है तो अब X आपका नेगेटिव हो गया। कह रहे ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो डिसाइड हो गया ना कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, अगर Y आता है X जाता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ Y पे नेगेटिव चार्ज है और X नेगेटिव होकर के जाता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जरा इसको समझो। यहाँ पर जो कार्बन के साथ X लगा और Y आ रहा है, एक रिएक्टेंट आपका ये हो गया तो इसको दूसरा रिएक्टेंट मान लो, हो गया। एक रिएक्टेंट ये आपका एल्कीन हैलाइड है, दूसरा रिएक्टेंट Y नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल है, तो दो रिएक्टेंट हुए। अगर इन दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, यानी वो रिएक्शन SN2 होगी। वो रिएक्शन क्या होगी? SN2 होगी, क्योंकि इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट दोनों का कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब 2 हो गया रिएक्टेंट, तो ऑर्डर क्या हुआ? 2। तो रिएक्शन का नाम क्या हुआ? SN2। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? SN1 रिएक्शन। मैंने कहा ये एग्जाम्पल SN1 का भी है, ये एग्जाम्पल SN2 का भी है, तो फिर ये 1 क्यों है, ये 2 क्यों? कह रहे यहाँ भले दो लोग हों, इस केस में हो सकता है एक ही का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, हो सकता है एल्कीन हैलाइड का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का नहीं हो रहा है। तो श्योर है कि अगर दो लोग भले हैं, कंसंट्रेशन जिसका चेंज होगा उसको काउंट करेंगे, जिसका नहीं चेंज होगा उसे छोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे 1 लिखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ दो रिएक्टेंट दिखाए जा रहे हैं, तो श्योर है
कि इसमें Y नेगेटिव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं है। Y इस रिएक्शन के केस में यानी आपका न्यूक्लियोफाइल कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, जो भी रोल प्ले कर रहा है वो एल्किल हैलाइड करेगा, जो भी कंसंट्रेशन बदलेगा वो एल्किल हैलाइड का बदलेगा, इनका नहीं बदलेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहता है जो कंसंट्रेशन नहीं चेंज करेगा, जो रिएक्शन नहीं करेगा, उसे रेट या ऑर्डर में काउंट नहीं करेगा। तो इस रिएक्शन का नाम SN1 इसलिए रखा गया कि भले दो लोग रहे होंगे, कंसंट्रेशन किसी एक ही का चेंज हुआ होगा इन दोनों में से, इसलिए ये SN1 है, और इसमें कंसंट्रेशन 2 का चेंज हुआ होगा, इसलिए आपका SN2। हाईली ब्रांच्ड और लेस ब्रांच्ड मैंने आपको पढ़ाया। हाईली ब्रांच का मतलब जैसे प्राइमरी से आप सेकेंडरी पे जाते हैं, सेकेंडरी से आप टर्शियरी पे जाते हैं, तो ये हो गया आपका हाईली ब्रांच्ड। लेस ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे टर्शियरी से आप सेकेंडरी पे आते हैं, सेकेंडरी से आप प्राइमरी पे आते हैं, प्राइमरी से आप 0 डिग्री पे आते हैं। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाता है ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप कम होता जाता है ब्रांचिंग कम होती जाती है। तो ये हाईली ब्रांच्ड मतलब टर्शियरी में बहुत ज्यादा होगा, और ये लेस ब्रांच्ड यानी प्राइमरी या 0 में सबसे ज्यादा होगा। पोलर मीडियम, यहाँ सॉल्वेंट की बात हो रही है, मीडियम का दूसरा नाम आप क्या समझोगे, सॉल्वेंट। यहाँ पर भी नॉन पोलर मीडियम। पोलर का मतलब जैसे वाटर हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, ऐसे लोगों के प्रेजेंस में ये होंगे। और ये नॉन पोलर का मतलब हो गया, ध्यान देना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ज्यादातर होंगे। इसमें कंसंट्रेशन एक ही लोगों का चेंज होगा, इसमें कंसंट्रेशन दोनों का चेंज होगा। ये 2 स्टेप में होगी, ये 1 स्टेप में होगी। ये रिएक्शन 2 स्टेप का मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी 2 रिएक्शन कराएंगे तब ये कंप्लीट होगी, उसी को 2 स्टेप कहते हैं। और ये एक ही बार में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो अच्छा, अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। SN1 SN2 रिएक्शन का डिफरेंस मैंने बता दिया, तो हमें अब 1 बाय 1 करके इनकी डिटेल स्टडी करनी है। बस एक बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या लिखा है, एक तरह से डिफरेंस मैंने कर दिया है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। इसी पॉइंट पर हम पूरी रिएक्शन, पूरी थियरी को समझ लेंगे। और अगर एक थियरी आपने समझ लिया तो आप भी देख रहे हैं मैक्सिमम इसका अपोजिट टर्म उधर है। रिएक्शन तो दोनों एक ही जैसी हैं, जो इसमें करेंगे थोड़ा सा उसमें चेंज कर देंगे। जल्दी से बोलो मेरे साथ। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो ये नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफिलिक वर्ड न्यूक्लियोफाइल से आता है, जिसे NU कहते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक आता है और एक जाता है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, हेलो एल्कीन की या एल्किल हैलाइड की। तो इसमें एल्किल हैलाइड का भी कुछ देर पहले मैंने बताया, हेलो पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो कार्बन की चेन होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, तो आपने बोला कि हेलो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए हेलोजन अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचते खींचते क्या करेगा, बाहर चला गया, बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन कैसा हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया। अब उस कंप्लीटली पॉजिटिव कार्बन के साथ अगर कोई आके जुड़ेगा तो क्या वो पॉजिटिव आएगा, नहीं, प्लस प्लस में रिपल्सन हो जाएगा। तो कौन आएगा उसके साथ, जो कार्बन पॉजिटिव हो जाता है उसके साथ कोई नेगेटिव स्पीसीज आता है, दूसरा। जो दूसरा आता है उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने आता है, क्योंकि उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, जो गया था वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था, तो कार्बन पॉजिटिव हो गया था। याद रखना, अभी कार्बन पॉजिटिव को 11th में पढ़े थे, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं, आगे भी डिस्कशन होगा इस पे। अब आएगा कौन, नेगेटिव आएगा, क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लाएगा, किसको देगा, कार्बन पॉजिटिव को, तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, एक नया कंपाउंड बन गया। अब आपका रिएक्शन के टर्म में X गया, Y आया, A गया, B आया, X पॉजिटिव जाए तो Y पॉजिटिव आना चाहिए, अगर आपका X नेगेटिव जाएगा तो Y नेगेटिव आना चाहिए। तो जैसा जाएगा वैसा आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी को कहते हैं।
तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा, ये कितने तरह की हो गई? 2 तरह की हो गई। आपसे पूछेगा कि भाई ये SN1 रिएक्शन क्या है, तो आपने बोला साहब ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। कह रहे ये SN2 रिएक्शन क्या है? कह रहे ये भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। कह रहे दोनों में क्या अंतर है? कह रहे ये डिफरेंस है। SN1 रिएक्शन हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड में होता है सर, पोलर मीडियम में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, उसी को फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। और कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। हो गई खत्म SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन उसका उल्टा, हाईली ब्रांच्ड की जगह लेस ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड में होगा, पोलर मीडियम की जगह नॉन पोलर मीडियम में होगा, फर्स्ट ऑर्डर की जगह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा, इसमें 2 रिएक्टेंट रेट को डिसाइड करेंगे, इसमें 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो अब हम लोगों को 1 बाय 1 इनकी स्टडी करनी है। तो अब बेटा इस 4 पॉइंट के लिए हम लोग इस SN1 रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से हम पहले रिप्लेस कर दें, तब हम SN1 रिएक्शन की थ्योरी आपको बताते हैं। ये सारा कुछ आप समझते चलो। इसका नोट, इसकी प्रॉब्लम आपकी नहीं हमारी है, हम इसका PDF अपलोड कर देंगे और जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे ही बनाए गए इसी नोट से इसी सारी रिएक्शन को आप अपने उस PDF फाइल से और अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, इसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, जितना ज़्यादा बारीकली कोई चीज़ देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। बार बार मैंने बोला, एक चैप्टर अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका ऑर्गेनिक का तैयार हो गया तो सारे चैप्टर बहुत ईजी हो जाएंगे। तो हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं क्या? SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन के बारे में तो अभी आपने 4 बातें बताई हैं। उस रिएक्शन का पहला पॉइंट क्या है? उस रिएक्शन का पहला पॉइंट है हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड। चलो, तो ये हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड हम कैसे लेकर के चल रहे हैं? तो देखो, कार्बन के साथ मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अगर कार्बन के साथ ब्रोमीन लग गया तो ये हो गया हेलो एल्केन। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी और बची है? 3 वैलेंसी। इस 3 वैलेंसी पे आप क्या दिखा रहे हो? मिथाइल ग्रुप लगा रहे हो। देखो, एक तरह से ये टर्शियरी हुआ ना। इसी को हाईली ब्रांच्ड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बॉन्डिंग होती है, बहुत सारे हाइड्रोजन्स दिखते हैं, वो हाईली ब्रांच्ड होता है। अब यहाँ पर एक H लगा देते तो ये सेकेंडरी होता, याद करो। यहाँ पे 2 H लगा देते तो ये प्राइमरी होता, याद करो। अगर ये तीनों H हो जाता तो ये 0 डिग्री होता, याद करो। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप कम होता जाता है, ब्रांचिंग कम होती जाएगी। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की मतलब संख्या बढ़ती जाएगी, ब्रांचिंग भी आपकी बढ़ती जाएगी। अब इस रिएक्शन को हम किसके साथ करा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। हम NaOH के साथ ये रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ। अब यहाँ से एक बाई प्रोडक्ट आप देखिए क्या हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया घेरे में क्या है, जो घेरे में है उसको पहले बाहर करो। तो ये आपका कंपाउंड कौन सा हो गया? NaBr। अब आपका जो बचा हुआ स्केलेटन है पहले उसको दिखा दो। तो ये रहा बेटा आपका CH3, ये रहा कार्बन, ये रहा CH3, ये भी रहा आपका CH3 और इसके साथ आप क्या लगाओगे? OH। देखो, एक गया एक आया। कैसा गया? माइनस। कैसा आया? माइनस, क्योंकि OH पे भी माइनस होगा। माइनस आने से माइनस जाता है तो उसका नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यही आपकी SN1 रिएक्शन है और ये आपका जो है वो SN1 प्रोडक्ट कहलाता है। अभी मैं इसको SN2 में कैसे चेंज करूं? SN2 करने के लिए क्या बोलना है? जहां पर बेटा ये तीनों एल्किल ग्रुप लगे हैं, आप 3 H लगा दो, लेस ब्रांच्ड। यहाँ पे 3 H लगा दो, लेस ब्रांच्ड। तो वो हो गया प्रोडक्ट किसका? SN2 का। अब ये SN2 रिएक्शन हो गई हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड में। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका प्रोडक्ट बना कैसे। तो आपने बता दिया सिंपली कि यहाँ से ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट OH के थ्रू हुआ। ब्रोमीन पे माइनस चार्ज है, OH पे भी माइनस चार्ज है, तो एक गया माइनस, एक आया माइनस, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक। फिर ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये SN1 ही है, ये कैसे पता? तो हमने अभी तो बोला हाईली ब्रांच्ड,
अब ये ब्रांचिंग देखिए, टर्शियरी है तो ये हाईली ब्रांच्ड हो गया। ओके, और जब सेकेंडरी होता तो 2 एल्किल होता, और जब प्राइमरी होता तो 1 एल्किल ग्रुप होता। बेटा SN1 रिएक्शन का आपको मैं बता दिया 4 पॉइंट, फिर से आप देख लो क्या है। हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड पोलर मीडियम में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है और 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। इन्हीं 4 बातों पर हम पूरे SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस बेसिस पर मैं आपको कैसे बता रहा था, ये कैसा एल्किल हैलाइड है, ये हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड है। ये हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड कैसे है, कोई पूछता है तो आप बोलेंगे इसमें जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो हाईली ब्रांच्ड है। मींस आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की स्टडी की है एल्किल हैलाइड की। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में क्या था, 1 एल्किल ग्रुप था, सेकेंडरी में क्या था, 2 एल्किल ग्रुप था, और टर्शियरी में क्या था, 3 एल्किल ग्रुप। तो इसमें कितने एल्किल ग्रुप लगे हैं, 3। अब इससे ज्यादा एल्किल ग्रुप तो आप लगा नहीं सकते, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। अब अगर कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि इसके 4 वैलेंसी तो है ही है। एक पे तो हेलोजन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, हेलो एल्केन। हेलो ही नहीं रहेगा तो बस एल्केन बचेगा ना, इसलिए ब्रोमीन तो 1 बॉन्ड ले लिया। अब कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो मैंने तीनों पे एल्किल ग्रुप लगा दिया। इससे ज्यादा ब्रांचिंग नहीं हो सकती। अब इससे ज्यादा ब्रांचिंग का मतलब क्या कर सकते हो, इस चेन की लेंथ को इधर बढ़ा लो, इस चेन की लेंथ को इधर बढ़ा लो, इस चेन की लेंथ को इधर बढ़ा लो, तब भी वो टर्शियरी ही रहेगा। तो अब ये रहा हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड। SN1 की एक सिंपल सी जो रिएक्शन आपके सामने दिख रही है, इसका नाम क्या है आप बताओ। इसका नाम आप देने जा रहे हो कि इसका नाम एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, NaOH। NaOH का केमिकल नेम क्या होता है, एल्कली होता है, ALKALI, एल्कली। एल्कली मतलब बेस होता है, आपने पढ़ा होगा। अब E या I का कंफ्यूजन शायद E होता है, देख लीजिएगा। एल्किल हैलाइड हो गया, ये एल्कली है। एक चीज और बता दिया कि एल्कली जो बेस है इसके साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम SN1 प्रोडक्ट है। तो इस रिएक्शन को हम एक लाइन में क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ALKALLINE, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें NaOH या KOH से आप रिएक्शन कराते हो, एल्कली से हाइड्रोलिसिस करते हो, और किसकी करा रहे हो, एल्किल हैलाइड की। तो इस रिएक्शन को जो आपने दिखाया इसका सिंपल सा टर्म क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अगर बेटा यहाँ सिर्फ वाटर होता तो आप उसे हाइड्रोलिसिस कहते हो, ये एल्कली है तो इसे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर ये एसिड होता तो उसे एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कई तरह की होती है कि आप किससे करा रहे हो रिएक्शन, H2O वाटर से करा रहे हो, सिंपली हाइड्रोलिसिस लिख लो। आप NaOH या KOH बेस या एल्कली से कराते हो तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलो, और अगर एसिड से कराते हो तो एसिड हाइड्रोलिसिस बोलो, सभी हाइड्रोलिसिस होते हैं। तो इसका टर्म हो गया एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ये तो हो गई आपकी SN1 रिएक्शन सिंपल वे। अभी आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को क्यों फॉलो करती है, यानी इसमें दो दो लोग हैं लेकिन इसका नाम 1 है। ये देखिए 1, ऑर्डर 1 क्यों है, इस पे डिस्कशन होगा। और आपने बोला ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ये तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हुई दिख रही है, तो ये एक्चुअल रिएक्शन नहीं है। अभी इसकी मैकेनिज्म मैं आपको कराऊंगा, और उस मैकेनिज्म में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा, तब लगेगा कि ऑर्गेनिक पढ़ने का मजा क्या है। तो मेरे साथ आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। ये अभी तो ये मैंने ऑर्डिनरी रिएक्शन दिखाई है, यहाँ पर इन दोनों का ब्रोमीन का जाना, OH का आना मैंने डायरेक्ट दिखाया, तो ये डायरेक्ट थोड़ी होता है। अब ये कैसे होती है रिएक्शन, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपको बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी। मैकेनिज्म यानी अब आपने जो डायरेक्ट दिखाया है
उसको आप कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, आप इस तरह देखते रहिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा। मैकेनिज्म बेटा सबसे पहला काम होगा, हम NaOH को ब्रेक करके Na पॉजिटिव और OH निगेटिव देंगे, और इस OH निगेटिव को देखो हम डोनर बना के दिखा रहे हैं, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, और यही आपका है इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बिना न्यूक्लियोफाइल के तो होगा नहीं। तो ये तो एल्किन हैलाइड है, इसमें से तो ब्रोमीन को निकालना है, तो ब्रोमीन पे चार्ज क्या है? माइनस, तो कोई माइनस आएगा तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमने पहले उस माइनस की व्यवस्था कर ली, उसे तैयार कर लिया। अब इससे पता चल गया कि NaOH क्या देने वाला है? न्यूक्लियोफाइल देने वाला है, जो किसकी जगह लगने वाला है? ब्रोमीन की जगह। देखो लगा हुआ। अब इस रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होता है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, जरा मेरे साथ साथ पढ़ते देखते रहिए। स्लो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन, यहां देखो बॉन्ड दिखा रहे हैं, कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन दिखा के आगे लिख दे रहे हैं बॉन्ड। अब हम जा रहे हैं कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने, ये बॉन्ड। अब बॉन्ड को जब आप तोड़ते हो तो कैसे ये टूट रहा है, ये मैं अभी स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बारे में सब बताया। अब आप इसको अच्छी तरह समझो, इसका एच आगे लिखो चाहे पीछे, वो CH3 है। अब बेटा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करने जा रहा है ऐसे ब्रोमीन के डायरेक्शन में। क्यों ब्रोमीन के डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है? तो यहाँ पे आप लिख के दिखा सकते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड की क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग का मतलब हो गया आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही, इसलिए ये प्रोसेस कैसा होता है? स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बाहर से क्या देनी होगी? एनर्जी। इसलिए ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आप बाहर से एनर्जी देंगे तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने से तो ब्रेक होगा नहीं, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। अब अगला केस क्या आपका आने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपके उस कार्बन से जिससे आपका ब्रोमीन गया, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ब्रोमीन यहां से इस तरह से आपका बाहर रिलीज हो जाता है। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन 3 बॉन्ड वाला हो गया और ये ब्रोमीन हो गया। जरा ध्यान से देखिएगा, एक चीज यही समझा दूं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्या होता है? sp2 कार्बन। ओके, और कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या नाम देते हैं आप? कार्बोनियम आयन। मैं ऊपर यहीं पे लिख के दिखा दे रहा हूं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोल दीजिए, चाहे कार्बोनियम आयन बोल दीजिए। कैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया? ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, बॉन्ड टूट गया, ब्रोमीन गया, कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब जब कार्बन पॉजिटिव हो गया तब उस कार्बन पॉजिटिव को अगले स्टेप में यानी सेकेंड स्टेप में, जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर कि ये कौन सा स्टेप हो गया? सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है? अब देखिएगा ध्यान से, आपके कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, लगे, कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके कांटेक्ट में जानते हैं कौन आने वाला है? ये नेगेटिव सेंटर जिसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हो। ये देखिए, बुलाओ आप अपने न्यूक्लियोफाइल को, आ जाओ भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जिसको जाना था वो चला गया, कार्बन पॉजिटिव हो गया, डेफिशिएंट सेंटर हो गया। एक लाइन में बोलो भिखारी है, उसको कुछ चाहिए। अब इस भिखारी को देने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन आ रहा है? OH माइनस।
OH माइनस यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। अब बोलो इसका चार्ज माइनस, इसका चार्ज माइनस, इसका चार्ज प्लस। आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रुकेंगे अब ये लोग, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है तो वो तो एक दूसरे को बेटा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और तब जाकर के ये देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ऐड होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम क्या होता है, SN1 प्रोडक्ट। ये देखिए ये रहा आपका SN1 प्रोडक्ट। और ये प्रोसेस जानते हो कैसी होती है, फास्ट। अब ये कैसी थी, स्लो। SN1 कितने स्टेप में हो गई, 2 स्टेप में हो गई। स्लो स्टेप हो गया, फास्ट स्टेप हो गया। स्लो स्टेप में कोई पूछता है क्या हो रहा है, तो बोलना कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और SN1 फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कह रहे ये OH माइनस जब इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो ये प्रोसेस फास्ट क्यों है, कह रहे ये अपोजिट आयन है, इनका इंटरेक्शन बहुत तेजी से होगा। और दूसरी बात, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो रूल होता है जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बाहर से एनर्जी देते हैं, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज भी होती है। तो ये आपकी मैकेनिज्म है, जरा इसको फिर से समझ लो। ये आपका SN1 की मेन रिएक्शन थी। इसमें मैकेनिज्म में पहले NaOH ब्रेक करके OH माइनस देता है, फिर अब ये OH माइनस मान लो आ गया, अब ये गया करा ठीक है हम जा रहे हैं ब्रोमीन को हटा रहे हैं। अब ये OH जैसे ही ब्रोमीन के पास जाता है उधर से एक अपोजिट इंटरेक्शन, एक अपोजिट एनर्जी आ रही है, OH को ढकेल दे रही है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का चार्ज भी तो याद करो माइनस होता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है ना कार्बन से। अब ये ब्रोमीन भी माइनस और ये OH भी माइनस, जब ये लोग एक दूसरे के पास आएंगे, अपने एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक पहुंचेंगे तो ये रिपल्सन कर जाएगा, ये पीछे भागेगा। क्यों? वो भी माइनस, ये भी माइनस। OH फिर आएगा, ब्रोमीन से फिर पुश कर दिया जाएगा, फिर OH आता है, फिर ढकेल दिया जाता है। OH भी तो बार बार आएगा जाएगा तो थकेगा ही। अंत में OH क्या कहेगा, यार कार्बन ऐसे मैं आपके साथ प्रोडक्ट नहीं बना सकता, अगर मेरे साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करना है तो पहले इसको हटाओ यहाँ से। अब ब्रोमीन को ये क्या कर रहा है, हटाने की बात कर रहा है। तो ब्रोमीन क्या किया, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और ब्रोमीन यहाँ से चला जाता है। ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की सबसे बड़ी पहचान क्या है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन। अब जैसे ही कार्बन पॉजिटिव हो गया वो OH को कॉल करता है कि भाई जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ब्रोमीन जी गए। तब OH आता है और अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे करके इनके साथ फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से मैं आपको आगे की बात अभी बताना चाह रहा था बेटा कि ये जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में इसीलिए हो रहा है। पहले स्टेप में ब्रोमीन का निकलना, कार्बोनियम आयन का बनना होता है, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यानी OH का अटैक करके SN1 का फॉर्मेशन। अब इसमें 2 स्टेप में एक स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और एक स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। तो स्लो और फास्ट स्टेप की कहानी अभी मैं सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टेड है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन आप समझ लीजिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि जो ये आपका OH आता है वो सेकेंड स्टेप में आता है, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है। ये फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। असली में ये बॉन्ड अपने से तो टूट नहीं रहा है, इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो जिस एनर्जी को देने से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपका कंपाउंड इस इंटरमीडिएट को बना रहा है, कार्बोनियम आयन को बना रहा है, उस एनर्जी को बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होता है उसे हम E से डिनोट करते हैं। तो इस स्टेप को अब हम आगे बढ़ाते हैं और आपको एक ग्राफ के थ्रू SN1 के दोनों स्टेप को समझाते हैं। अब मैं एक जो ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, ये जरा ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ 2 पीक का मैंने बनाया लाइक दिस। यहाँ पर देखिएगा, एक स्टेप यहाँ, एक यहाँ पर है। ये आपका रिएक्टेंट है। कैसे रिएक्टेंट है आप कंफर्म करोगे अभी, क्योंकि यहाँ पर लगा है ब्रोमीन।
और ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपका प्रोडक्ट है, क्यों यहाँ पे लग गया OH। और यहाँ जो बीच में जो दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने बनाया कार्बन पॉजिटिव, जिसे हम कार्बोनियम आयन के नाम से जानते हैं। अब ये कार्बन पॉजिटिव आपका कार्बोनियम है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है और ये इसका इंटरमीडिएट स्टेट है। तो यहाँ से इस जगह पे आप आएंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप? फर्स्ट। और ये कौन सा स्टेप हो गया? ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ। इस रिएक्टेंट से इस जगह पे आना है तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है बेटा, 11th में भी पढ़े हो आप, इसको THEL कहते हैं। क्या कहते हैं? THEL। ये दूसरा THEL है, THEL। पूरा नाम क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, THRESHOLD। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल के नाम से जाना जाता है किसको? THEL को। ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन को आपने बोला कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, तो इसको मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर मैंने आपको एक पीक ये और ये दूसरी पीक बताई। इस पीक के लेंथ को देखिए कि थोड़ा ऊपर है और ये लेंथ थोड़ा नीचे है। इसका मतलब ये एनर्जी गैप मैक्सिमम है और ये एनर्जी गैप आपका मिनिमम है। तो SN1 रिएक्शन जो होता है बेटा, वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? स्लो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो ये देखिए आपका ब्रोमीन लगा, यानी ये रिएक्टेंट है, और यहाँ आगे देखिए आप तो कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप है, मैंने ऊपर लिखा है। सेकेंड स्टेप में आप देखिए कार्बोनियम आयन है, न्यूक्लियोफाइल है और फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये रहा आपका कार्बोनियम आयन और ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये दूसरा आपका जो ग्राफ का पोर्शन है, जिसको आप EA डैश से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिनोट कर रहे हो, तो ये जो गैप है वो मिनिमम है और ये जो गैप है वो मैक्सिमम है। तो ग्राफ से कंफर्म हो जा रहा है कि EA इज ग्रेटर देन EA डैश। अगर EA डैश से ग्रेटर होता है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए ये प्रोसेस कैसा है? स्लो है। और यहाँ पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए सेकेंड स्टेप आपका कैसा है? फास्ट है। तो SN1 के केस में जो आपका स्लो स्टेप होता है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू फास्ट स्टेप। तो इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हो। और केमिकल काइनेटिक कहता है कि जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो वो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेट एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस THEL बैरियर को क्रॉस करने के लिए, और तब जाकर के वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो THEL बैरियर का पूरा नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। जब तक रिएक्टिंग बॉडी THEL बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात क्या कि अगर आप THEL को क्रॉस करेंगे तो अपने प्रोडक्ट पे आएंगे। तो इसका पहला टर्म क्या है? कार्बोनियम तक जाना, और कार्बोनियम का दूसरा स्टेप क्या है? फाइनल प्रोडक्ट तक का। अब इस केमिकल रिएक्शन में बताया जाता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, NaOH या न्यूक्लियोफाइल पर नहीं करता, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको जो 3 स्टेप में यहाँ पर लिख करके ये स्टेटमेंट दिया है, आपकी SN1 रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट में दिखाया है। पहला आपने जो इसमें दिखा, ये लिखा क्या? स्लो डिसोसिएशन ऑफ कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका सेकेंड केस हो गया। और तीसरा मैंने रिएक्शन रेट के बारे में बताया SN1 के केस में कि रेट केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पर नहीं करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 है। यानी 1 क्यों लिखा है? यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, पावर 1 लिख देंगे, तो इसी पावर को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर इसके बगल में आपने NaOH को भी दिखाया होता तो ये आपका ऑर्डर 2 हो जाता, जो इस केस में नहीं, आगे आने वाले SN2 के केस में हमको बताना होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ओवरऑल SN1 रिएक्शन आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। SN1 रिएक्शन में आपने बोला था ये हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड में होता है, पोलर मीडियम में होता है,
फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आयन न्यूक्लियोफाइल से कॉम्बिनेशन करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रेट डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग SN2 के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट केस आपका आता है SN2 रिएक्शन। इसके पहले आपने क्या बोला, SN1 रिएक्शन को कंप्लीट किया। ये SN2 रिएक्शन अब आपका इजी इसलिए होगा क्योंकि आपने SN1 के बारे में पढ़ लिया। SN2 रिएक्शन SN1 के जस्ट अपोजिट मैंने 4 पॉइंट में पहले से स्टार्ट कर दिया था कि SN1 रिएक्शन अगर हाईली ब्रांच्ड में होगा तो SN2 रिएक्शन आपका लेस ब्रांच्ड में होगा। SN1 रिएक्शन अगर पोलर मीडियम में होगा तो SN2 रिएक्शन आपका नॉन पोलर मीडियम में होगा। SN1 रिएक्शन आपका अगर फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म है तो SN2 रिएक्शन आपका SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म है तो SN1 रिएक्शन आपका फर्स्ट स्टेप होगा। SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। SN2 रिएक्शन आपका 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा। ये फर्स्ट के कंफ्यूजन हो जा रहा है, 2 स्टेप होता है, 1 स्टेप होता है। और जो आपका SN1 रिएक्शन होता है उस कंडीशन में वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और जो SN2 रिएक्शन होता है वो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो जो आपने SN1 रिएक्शन लिखा था उसमें जहां आपने बेटा हाईली ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड लिया था, अब हम वहां पे क्या लेने जा रहे हैं, लेस ब्रांच्ड एल्किल हैलाइड लेने जा रहे हैं। लेस ब्रांच करने के लिए आपने क्या बोला कि जो 3 एल्किल ग्रुप होते हैं उसकी जगह पे बस आपको क्या कर देना, हाइड्रोजन लगा देना है। बाकी सारी प्रोसेस वही है। आप NaOH से इसकी रिएक्शन करा करके देखो तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से बाहर जा रहा है NaBr, तो मेन प्रोडक्ट अब आपका देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पर लगा OH और ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया आपका, SN2 प्रोडक्ट हो गया। ओके, इसकी भी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक टर्म ये है कि जब आपने SN2 रिएक्शन स्टार्ट किया है तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें भी ब्रोमीन का रिमूवल होगा और OH की एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म में NaOH को ब्रेक करते हैं जैसा आपने SN1 के केस में भी किया है। अगर ये SN1 के केस में NaOH ब्रेक किया था तो क्या दिया, Na पॉजिटिव दिया था और OH नेगेटिव दिया था। ये OH नेगेटिव किसका रोल प्ले कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि बिना न्यूक्लियोफाइल के आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते। अब आपका जो SN2 रिएक्शन आपने बोला ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, तो 1 स्टेप का मतलब होगा एक ही स्टेप में आपको दिखाना है क्या, रिमूवल ऑफ Br और अटैक ऑफ OH टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अगर आपका ये ब्रोमीन देखा जाए तो इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और OH को देखा जाए तो इसका भी चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव अगर सामने आएंगे तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इसलिए ब्रोमीन का रिमूवल ये OH डायरेक्ट सामने से तो कर नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, मैं मैकेनिज्म में आपको बता रहा हूँ कि जो आपका कार्बन ब्रोमीन को कंटेन करता है तो OH जो होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन से बेटा अटैक करेगा। किस डायरेक्शन से करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से करेगा। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन से क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये सामने से अटैक करेगा तो ब्रोमीन के नेगेटिव चार्ज और OH के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए OH ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन से आता है, मींस धोखे से पीछे से आकर के अगर अटैक करेगा तो कोई भी बॉडी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकती है। तो ये OH जो आपका आ रहा है, ये देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन से कार्बन के साथ इंटरेक्शन ऐसे करेगा और ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक करेगा। ये वर्क 1 हो गया और ये आपका वर्क 2 हुआ। अब ये OH बैकवर्ड डायरेक्शन से जब आएगा तो ब्रोमीन को क्या करेगा, पुल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्रोमीन डायरेक्टली रिमूव नहीं होता, वो भी कुछ देर के लिए उस कार्बन के साथ एसोसिएट हो जाता है। अब देखिए आपका अगला स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है, ये OH पार्शियली इस कार्बन से अटैच्ड हो रहा है और ये ब्रोमीन पार्शियली इस कार्बन से डी अटैच्ड हो रहा है, क्योंकि ब्रोमीन को पुल कर दिया था OH ने। और ये जो 3 हाइड्रोजन है आपके, वो अपनी पोजीशन में इस तरह से जाकर के ऐड हो जाते हैं।
तो यहाँ जो एक स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, इसमें OH भी दिख रहा है, इसमें ब्रोमीन भी दिख रहा है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट, या ये कह लीजिए इंटरमीडिएट स्टेट। अब इसका कंडीशन कहता है कि यहाँ पर जो OH है ये कार्बन के साथ एसोसिएट होने वाला है, और ये जो ब्रोमीन है ये डिसोसिएट होने वाला है। तो इसका अगला स्टेप क्या होने जा रहा है मैं आपको बता दूं। OH जो होता है वो इस तरह कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में भाग आएंगे, क्योंकि अटैक पीछे से हो रहा है तो ये सारे लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब प्लस करके आपका क्या रिलीज हो जाता है? Br-। अब ये Br- अगले स्टेप में जो Na पॉजिटिव आपने यहाँ पर दिखाया है उससे कॉम्बिनेशन करेगा और NaBr का फॉर्मेशन करके रिलीज होगा। तो SN2 रिएक्शन में तो भी देखा जाए तो ये 2 स्टेप की तरह दिख रहा है। भाई एक एरो यहाँ पे लगा, एक एरो यहाँ पे लगा, तो यहाँ से ये एक स्टेप हो गया, यहाँ से ये दूसरा स्टेप हो गया। लेकिन इसको हम 1 स्टेप मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट होता है ये कुछ देर के लिए बस बनता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है। जबकि SN1 के केस में पहले स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बना था वो अगले स्टेप में जाकर के OH के अटैक के साथ फाइनल प्रोडक्ट बना था, वो डिसअपीयर नहीं हुआ। तो ये हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट डिसअपीयर हो जाता है, तो लगता है रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या जानने लायक थी कि जो OH का अटैक होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है और टोटल कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। इसको हम वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें ब्रोमीन राइट साइड है, इसमें OH लेफ्ट साइड में, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन या सिमेट्री में चेंज हो गया। इसको वाल्डेन ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इस इन्वर्जन का नाम वाल्डेन इन्वर्जन होता है। अब आपने बोला कि अगर ये SN2 रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो जब हम इसका कोई ग्राफ बनाएंगे बेटा तो सिंगल पीक का एक ग्राफ बनेगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन लगा, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो कार्बन के साथ क्या लगा? OH लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेट तो है नहीं। और अगर ये एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और ये इसका THEL है, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है जिसको आप SN1 के केस में पढ़े उसको क्या बोलते हैं? EA। तो अब इनके कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ आपने बनाया वो SN2 का है। SN2 के केस में आपने बोला ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसलिए इसका अपना एक डेफिनेट एनर्जी वैल्यू होता है जिसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। SN1 के केस में आपने 2 स्टेप में SN1 को कराया था, पहला स्लो स्टेप था, दूसरा फास्ट स्टेप था। तो स्लो स्टेप में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मैक्सिमम था और फास्ट स्टेप में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिनिमम था। तो जब कोई रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है, स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप है, तो उसमें डिफरेंट एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर कोई एक ही स्टेप में हो रही है तो उसका एक डेफिनेट एनर्जी वैल्यू होगा जिसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर OH डोमिनेंट नहीं रहता Br से तो OH कभी भी Br का रिमूवल नहीं कर पाता। वैसे भी आपने बोला कि सामने से अगर OH आया होता तो ब्रोमीन और OH के नेगेटिव चार्ज के रिपल्सन से ये रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं होती। तो SN2 के केस में आपने क्या बोला कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं पीछे से अटैक करता है, इसलिए ब्रोमीन का रिमूवल पॉसिबल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अटैच्ड एंड लीविंग ग्रुप कहते हैं जाने वाले ग्रुप को, इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डीअटैच्ड। तो इस हाइपोथेटिकल स्टेट में आने वाला और जाने वाला दोनों कुछ देर के लिए दिख रहा है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में आप देख रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल आ गया और ब्रोमीन बाहर गया। SN2 के केस में आपने क्या बताया, ये एक ही स्टेप में होने वाली मैकेनिज्म होती है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की एक डेफिनेट वैल्यू होती है। तो दैट इज योर SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में आपने क्या बोला, SN2 रिएक्शन जो होती है वो लेस ब्रांच एल्कीन हैलाइड में होती है, ये नॉन पोलर मीडियम में होती है, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है और ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है वाया हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट।
अब ये रिएक्शन अगर इस तरह से अपना एनर्जी एक्टिवेशन ग्राफ दिखाती है तो यहाँ पर मैं रिएक्शन के रेट को बताने जा रहा हूँ। SN1 में आप पढ़ चुके हो, रेट प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड भी लिखता हूँ, और ध्यान से आप देखिए ब्रैकेट में NaOH भी मैंने लिखा। तो जो रेट इक्वेशन आपने बनाया इसमें रेट के सामने कौन कौन दिख रहा है, एल्किल हैलाइड भी दिख रहा है आपका ये, और NaOH भी दिख रहा है ये, इसलिए इस रिएक्शन का आर्डर कितना होगा, इस रिएक्शन का आर्डर होगा आपका 2, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या आपने रखा, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन को 2 क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पर रेट जो होगा वो दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्लो स्टेप फास्ट स्टेप जैसा तो है नहीं। SN1 के केस में आपने बोला था कि वो 2 स्टेप में होता है, एक स्लो स्टेप है एक फास्ट स्टेप है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो मैंने बताया कि रेट उस पे डिपेंड करेगा जो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होगा। तो स्लो स्टेप में वहां पर सिर्फ एल्किल हैलाइड था इसलिए उसका ऑर्डर 1 था, इसमें एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, इसलिए दोनों रिएक्टेंट रेट को एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो SN2 रिएक्शन को ओवरऑल 2 मिनट में अब क्या समझना है आपको, सारा कुछ आपके सामने, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो मैंने SN2 रिएक्शन में आपको बताया कि ये रिएक्शन जो होती है बेटा वो लेस ब्रांच एल्किल हैलाइड में होती है, नॉन पोलर मीडियम में होती है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक ही स्टेप में आने वाला ग्रुप और जाने वाला ग्रुप दोनों दिखाई दे रहा है। OH जो होगा वो अटैक कर रहा है और Br का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। जैसे जैसे OH आएगा वैसे वैसे Br रिमूव होगा और फाइनली क्या होगा, OH डायरेक्टली आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा और ब्रोमीन का रिमूवल होगा। SN2 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसलिए इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो वैल्यू होती है वो डेफिनेट होती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है, NaOH पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। SN1 रिएक्शन हाईली ब्रांच्ड में होता है, याद रखिएगा, ये लेस ब्रांच्ड में होता है। वो पोलर मीडियम लाइक वाटर लाइक एल्कोहल ऐसे में होता है, ये बेंजीन ईथर में होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, उसका ऑर्डर 1 होता है, ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप मैकेनिज्म है और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप मैकेनिज्म है। दैट इज योर कंप्लीट SN1 एंड SN2। अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा हैलो एरीन। तब तक के लिए दैट्स ऑल।